नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आजकल मीडिया में दिल्ली चुनाव को लेके बहुत चर्चा है। इस चुनावी शोर के बीच में एक और ख़बर है जिसने पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो ख़बर है अतुल सुभाष के बारे में। आपने ये नाम सुना होगा पिछले 2-3 दिन से, और इस युवक की दर्दनाक कहानी भी सुनी होगी। अतुल सुभाष शादीशुदा इंसान, या यूं कहिए एक बदनसीब इंसान जिसने शादी करने का गुनाह किया। उस गुनाह के चलते आखिर में उसको इतनी प्रताड़ना मिली इस सिस्टम से कि उसको अपनी जान लेनी पड़ी। अतुल सुभाष चले गए, लेकिन इस पूरे गले सड़े सिस्टम पर कितना बड़ा तमाचा मार के गए, तो ये सिस्टम को सोचना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो शादी करने जा रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं कि एक अच्छा बेहतर वैवाहिक जीवन उनका हो जाएगा। तो वहाँ पर अब आकर के एक सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या वाकई आज की जो परिस्थितियाँ होती जा रही हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिल गए हैं, जो कानून उनके पक्ष में खड़ा हो गया है, तो उसका वो कितना दुरुपयोग कर सकती हैं। उसका दुरुपयोग करते हुए वो किसकी ज़िंदगी किस हद तक तबाह कर सकती हैं, ये भी सोचने वाली बात हो गई है आज के उसमें। इस तरह की घटना जब सामने आती है तो ये भी एक सवाल समाज पर उठता है कि हम बच्चों को किस तरह के माहौल में पाल रहे हैं, किस तरह की शिक्षा उनको दे रहे हैं, जहाँ उनके लिए पैसा ही भगवान है। ये जितने भी ससुराल पक्ष के आरोपी हैं, जिन्हें हम आज एक तरह से कह सकते हैं कि इंसानियत के दुश्मन हैं, ये तो दुश्मन हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ में वो जो सिस्टम है जिसमें पुलिस आती है, कानून व्यवस्था आती है, ये भी उतना ही दोषी है। और ये एक ऐसा अंतहीन सिलसिला, जब उसको महसूस हुआ कि ये एक अंतहीन सिलसिला है, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा उसका ऐसा ही टॉर्चर होता रहेगा, हैरेसमेंट होता रहेगा, तो आखिर में उसने इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए अपनी जान लेना ही एकमात्र उपाय समझा। पहली घटना नहीं है, आखिरी घटना नहीं है जब एक पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर के किसी युवक ने, किसी पति ने इस तरह का कदम उठाया हो। हज़ारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, हज़ारों ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जहाँ कहीं हनी ट्रैप में फंसा करके जिनके पास भी लगता है कि हाँ ईश्वर ने कुछ ज़्यादा दिया है, तो उनको उसमें फंसा के उनको किस तरह से उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाता है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ रोज़ हर दिन हमारी आंखों के सामने आती रहती है। ये कहानी जो अतुल सुभाष की है, ये कोई वैसी आम कहानी नहीं है, क्योंकि अतुल सुभाष ने जाने से पहले अपना पूरा 1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया है और पूरा उसने डॉक्यूमेंट किया है अपने दर्द को। जाने से पहले उसने शिकायतें की और उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जो उसको ये दर्द दे रहे थे, जिसमें उसके ससुराल पक्ष के लोग भी थे, पत्नी थी, साथ में ये जुडिशियल सिस्टम था। और जो दर्द अपना बयां किया अतुल सुभाष ने, उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय मिलता है तभी मेरी अस्थियों को प्रवाहित किया जाए, जब तक मुझे न्याय ना मिले मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए। और अगर जो लोग कसूरवार हैं उसको न्याय नहीं अगर मिलता है, उनको उसके साथ अगर न्याय नहीं होता है, तो उसकी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए। कितना दर्द होगा, कितना, इसमें क्या ही कहा जाए। लेकिन हमारे देश का सिस्टम कुछ इस तरह का हो गया है
आए दिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और किस तरह से कोर्ट में क्या क्या खेल चलता है, पैसे वालों के को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अतुल सुभाष का ये कहना है कि जो पेशकार होता है, जो डेट्स देता है कोर्ट रूम में, वो जज के सामने ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मीटर की दूरी पर होगा, बिल्कुल बगल में ही तो बैठते हैं। वो भी खुलेआम सामने के सामने डेट देने के 50 रुपये से लेके 500-1000 लेते थे, घूस के रूप में लेते थे, जज के सामने लेते थे। अगर आरोप क्या, ये तो एक इसको इतना जनरलाइज कर दिया गया कि आज एक सामान्य बात लगती है। एक न्याय के मंदिर में इस तरह का भ्रष्टाचार एक आम सामान्य बात हो गई है। जो रसूख वाले होते हैं उनके लिए न्याय कुछ और तरह से डील करता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए न्याय कुछ अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से काम करता है। ये हमारे देश की विडंबना है, और ना इसके लिए सरकार न समाज कोई कुछ नहीं करता। यही कारण है कि आज ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पुरुष हैं, शादीशुदा पुरुष हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अपने लिए न्याय की मांग उठा रहे हैं कि हम भी प्रताड़ित किए गए हैं। महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ना उनके लिए कोई कानून बनाए जा रहे हैं, ना कानून में कोई व्यवस्था की जा रही है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अतुल सुभाष जैसे लोगों को अपनी जान लेनी पड़ती है, और साथ में सिस्टम को आईना दिखाना पड़ता है। आए दिन आम छोटी मोटी घटनाएं तो गली मोहल्ले में होती ही रहती हैं, जहां हम सुनते हैं कि महिलाएं किस किस तरह से पुरुष को प्रताड़ित करती हैं और किस तरह से यूज़ भी की जाती हैं। एक जगह तो पूरा एक गैंग जो है वो पकड़ा गया था, बड़ा मशहूर वो है, अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें 4-5 लड़कियां थी जो हनी ट्रैप में फंसाती थी बड़े बड़े लोगों को, और उसमें पुलिस वाले, यहाँ तक कि हाईकोर्ट के जज और पत्रकार, एडिटर लोग भी उस गैंग का हिस्सा थे, और वो करोड़ों करोड़ों रुपए की बड़े आदमियों से वसूली करते थे। जो बच गए वो बच गए दे के, जो नहीं बचे वो सलाखों के पीछे या तो वहाँ सड़े, या फिर अतुल सुभाष जैसा ही कोई उपाय बचता है करने के लिए जो असहनीय भी है। मैं अपने यहाँ की एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही हुआ है, और मैं एक पत्रकार होते हुए भी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कभी कभी कि क्या सिस्टम है और क्या किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है, और आगे आने वाले इसके परिणाम कितने ख़राब हो सकते हैं। तो घटना कुछ इस तरह की है कि कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो 2 भाई हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं दिल्ली में ही। मैं दिल्ली की घटना आपको बता रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली की ये घटना है। तो छोटा भाई अपने पिताजी के साथ घर के बाहर बैठे कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं। ऊपर जो बड़ा भाई है वो पढ़ाई कर रहा है, माँ अपना किचन में काम कर रही है, खाना वगैरह बना रही है। इतने में उस गली में एक शराबी आता है, इस शराबी का घर भी उसी गली में है, और वो इनको छोड़ के जो इनके बराबर वाला घर है उस घर को टारगेट करके अपना गाली गलौच वहाँ पर शुरू कर देता है, वहाँ पर शोर करना शुरू कर देता है। तो ये जब देखते हैं बाप बेटा जो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट करते हैं, मना करते हैं कि भाई यहाँ आप गाली मत दो, यहाँ क्या मतलब है गाली देने का। लेकिन वो बाज आता नहीं है और वो अपना सुनाता रहता है, गालियाँ सुनाता रहता है। तो ये जो छोटा बेटा है ये उठ के उसको हाथ लगा के सिर्फ इतना कह देता कि चलो भाई यहाँ से आगे जिसको देना है गाली आगे जाके दो। इतने में ये कहता कि हाथ कैसे लगाया, शराब तो पी हुई होती है, और इसी बात पर इनकी कहासुनी हो जाती है। ये जो कहासुनी हो रही होती है, इसको सुन के जो इस लड़के का परिवार है, क्योंकि शोर होता है गली में तो वहाँ तक भी आवाज़ पहुँच जाती है, और वो ये आ जाते हैं। इसके घर वाले जो लड़के के हैं उसमें एक लड़की होती है जवान, उसकी बहन होती है और उसके माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं। वो आके
हाथ में लाठी डंडे लेके आते हैं और इन जो ये लड़के हैं, वो बड़ा लड़का भी आ जाता है ऊपर से शोर सुन के, दोनों बेटे बाप ये होते हैं बाहर, इनकी बुरी तरह से ये मार पिटाई शुरू कर देते हैं। उस मार पिटाई के क्रम में जो उसमें एक भाई होता है, उसका सर फट जाता है, उसके यहाँ पर डंडे से वार होता है, उसका सर फट जाता है। सर फट जाने के बाद ये भाग जाते हैं, जो डंडा लेकर के आए थे, पूरा परिवार ही गायब। 100 नंबर पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस को कॉल की जाती है और वेट करते रहते हैं कि पुलिस आए और लेके जाए हॉस्पिटल। अब यहाँ पर बात यह है कि क्योंकि मैं पत्रकारिता के पेशे में हूँ काफ़ी समय से, तो फ़ोन मेरे पास भी आता है कि ऐसे ऐसे हमने कॉल कर दी है पुलिस को और देखिए आ नहीं रही है पुलिस। हमने तो खैर यही सजेशन दिया कि सबसे पहले पुलिस को छोड़िए, आप इनको लेके हॉस्पिटल भागिए। वो हॉस्पिटल जान बचाना बहुत ज़रूरी है पहले तो इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो इस तरह से ये हुआ। हमारे देश की ये भी विडंबना है कि कोई पुलिस में अगर कुछ काम आपको हो, अगर आप आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, पुलिस से अगर कुछ आपको उम्मीद आप ये करते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए, उसके लिए भी कोई ना कोई आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसकी अप्रोच हो, जिसकी कुछ जान पहचान हो थाने में, या कोई ओहदा हो या कोई ऐसा पेशा हो जिससे पुलिस वाले वो सुन लें। और ये आम बात है। खैर ये फिर गए, हॉस्पिटलाइज हुए, इनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। 3 दिन तक किसी पुलिस वाले का कोई कॉल इनके पास नहीं आया, कोई इनसे मिलने नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने साथ हुई घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 3 दिन बाद पुलिस वाले का फ़ोन आता है, तब तक ये अपना घर आ जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करा के कि आप थाने आइए, आपने ऐसे ऐसे कॉल की थी पुलिस को। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, सर फटा हुआ है, हम नहीं आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो तब आइए, थाने आइए, आपको आना ज़रूरी है। खैर किसी तरह से अपना ये परिवार जाता है थाने में। पूरा दिन खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। एसएचओ साहब आएंगे तो कुछ करेंगे, तो रिपोर्ट अपना दर्ज की जाएगी, उनके सामने बताना पड़ेगा मैटर क्या है। यहाँ जाके इनको मालूम होता है, पुलिस वाले बताते हैं कि आपकी पुलिस कॉल के बाद उनका भी कॉल आया और उन्होंने ये आरोप आप पर लगाया कि आपने उनकी लड़की को छेड़ा और जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा और ये मारपिटाई हुई। जबकि इस बात में कोई सच्चाई कहीं से कहीं तक नहीं थी। वहाँ किसी से भी उस गली में जाके पता किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद ही पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई ये आरोप है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फिर साथ गया उनके और फिर एसएचओ साहब से मिला, तो उन्होंने थैंक्स टू हिम बड़े अच्छे से हमारी बात सुनी, सारा मामला सुना, समझा अच्छे से। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, आपकी जो भी आपके साथ हुआ है वो आपको न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हमें मालूम है कि उनकी जो कॉल है 1 घंटे बाद आई है और वो झूठी है, हमने वो मालूम करवा लिया है, वो झूठी है। तो आप चाहें तो एफआईआर करा सकते हैं, हम एफआईआर कर देते हैं आपकी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि देखिए, अगर आपने जो कंप्लेन की है उसके आधार पे जो एफआईआर होगी, उनको बेल मिल जाएगी जाते ही। लेकिन जो उन्होंने कंप्लेन की है छेड़खानी की, बेशक वो झूठी ही सही, मुझे मालूम है कि झूठी है, लेकिन अगर मैं उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करूंगा तो रिटेलिएशन में वो कोर्ट जाएंगे और फिर मजबूरन हमें एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। और एफआईआर अगर लॉन्च करनी पड़ेगी तो इनको अरेस्ट करना होगा, इनको जेल जाना होगा। वो बाद में ट्रायल पे होगा, जो होगा सो होगा, लेकिन इनको अरेस्ट होके जाना पड़ेगा अंदर। अब आप सोच लीजिए, आपको कंप्लेन करनी है कि आपको क्या करना है, केस रजिस्टर करवाना है कि क्या है। आपस में सलाह मशविरा हुआ और फिर यही काम धंधे वाले वो बच्चे थे, प्राइवेट जॉब्स करते थे, कौन कोर्ट कचहरी के उसमें पड़े। तो यही वो हुआ कि चलिए अपना केस नहीं करते हैं, क्या करना है कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के। ठीक है, हमें मार लिया, पीट लिया, ये कर लिया, हमने कुछ किया नहीं है, हम पिट गए, हमारा सर फाड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ही खुद पीड़ित होंगे, हम ही जाकर भुगतेंगे और इनका कुछ नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे ही। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो सच हैं और इस तरह की आम कहानियाँ हैं
जो बताती है कि महिलाओं को इतना अधिकार देने का, इतना कानून उनके पक्ष में कर देने का किस तरह से दुरुपयोग होता है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि किसी से छिपा हुआ हो, ये आम बात है, सबके सामने खुला हुआ कि किस तरह से जो अतुल सुभाष के केस में हुआ उस जज को अच्छे से मालूम था। 5 लाख रुपए की डिमांड की, ये अपनी वीडियो में उसने जिक्र किया मरने से पहले। आप सोचिए, एक जज, और वो ये भी कह रहा है कि उसके पेशकार जो बिल्कुल नीचे बैठता है उसके, वो भी वहाँ डेट देने के लिए पैसे मांग रहा था। और आपको अपनी मनमर्जी के हिसाब से अगर डेट चाहिए, क्योंकि आप बेंगलोर से आते हैं जौनपुर में, इतनी दूर का आना जाना, समय लगना, पैसा लगना, जॉब छोड़ के आना, इस सब से अगर आपको बचना है, डेट लंबी चाहिए, तो पैसा खर्च कीजिए। इनको इंसानियत के दुश्मन ना कहें तो क्या कहें। बाकी आप बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है आगे आने वाले टाइम में समाज के लिए इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि कहीं ऐसा ना हो। मुझे डर इस बात का है कि कहीं कोई लड़की सड़क पर घायल पड़ी हो, मरी पड़ी हो, किसी भी दुख में हो, तकलीफ़ में हो, उसके साथ कुछ भी हो गया हो और लोग देख के भी मुंह फेर लेंगे, पता नहीं हमारे साथ ही कुछ बुरा ना हो जाए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।